मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, वेणुगोपाल साहब जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन साहब जिंदाबाद। मैं अब हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की पहुंचने वाले हमारे बहुत ही सम्मानित खड़गे साहब उपस्थित हैं। हमारे संगठन के बहुत ही सम्मानित महासचिव आदरणीय वेणुगोपाल साहब जी उपस्थित हैं। मैं हमारे प्रभारी बहुत ही सम्मानित युवा गौरव, राजस्थान के गौरव, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हमारे छत्तीसगढ़ के महासचिव, जिनके मार्गदर्शन में लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रही है। मैं चाहूंगा हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में सर्वप्रथम स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में परम पूज्य घासीदास जी की धरती पर आदरणीय सचिन पायलट जी से आग्रह करूंगा कि कृपया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय सचिन पायलट जी सबसे पहले स्वागत करेंगे, फिर गजमाला के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बहुत ही सम्मानित डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, चौबे जी, तमाम हमारे डहरिया जी, जय सिंह जी, अमरजीत भगत जी, हमारे तमाम उमेश पटेल जी नेता स्वागत करेंगे, आदरणीय ज्योत्सना महंत जी। और इस स्वागत के बाद मैं चाहूंगा कि तमाम हमारे प्रभारी महामंत्री गेंदू जी और हमारे प्रभारी सचिव आदरणीय जरीता ललित पतांग जी, आदरणीय संपत कुमार जी, आदरणीय विजय जहांगीर साहब उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि दिल्ली से आए हमारे तमाम अतिथियों का और यहाँ मौजूद तमाम हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेतागण, हम सबका नेतृत्व करने वाले आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, बहुत ही सम्मानित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, उमेश पटेल जी, जय सिंह अग्रवाल जी, बहुत ही सम्मानित मोहम्मद अकबर जी, बहुत ही सम्मानित पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, धनेन्द्र साहू जी, मोहम्मद अकबर साहब, अमरजीत भगत जी, अनिला बेड़िया जी, इन सब से आग्रह करूंगा कि हमारे नेताओं का आदरणीय गुरदीप सप्पल जी हमारे बीच में संगठन प्रशासन प्रभारी सप्पल साहब CWC के मौजूद है, आदरणीय नवीन शर्मा जी लगातार 3 दिन से बरसते पानी में हमारा काम देख रहे हैं। उन सब का स्वागत करने के लिए मैं किसान कांग्रेस के हमारे तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि वह हमारी किसानों का प्रतीक हल देकर और अपना किसानी गमछा देकर हमारे तमाम उपस्थित विधायकों का, हमारे जिला अध्यक्षों का, हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों का स्वागत करें। मंच के सामने से तमाम लोग हट जाएं, बहुत ही अनुशासन के साथ, शालीनता के साथ हमारे बीच में हमारा गर्व, हमारा गौरव, एक प्रदेश के प्रभारी सह सचिव आदरणीय राजेश तिवारी जी और हमारे बहुत ही सम्मानित प्रणव झा साहब हमारे छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में आए हैं। झा साहब का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और रुद्र गुरु जी से, शिव डहरिया जी से, अमरजीत भगत जी से, जय सिंह अग्रवाल जी से, उमेश पटेल जी से निवेदन करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। तमाम अतिथियों का, तमाम पदाधिकारियों का, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, NSY सेवा दल, सबका सम्मान करता हूं। मंच की व्यवस्था देखने वाले तमाम साथियों का अभिनंदन करता हूं। मीडिया के तमाम साथी, हमारे लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप देखिए कैसे हमारे बहुत ही सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में, बहुत ही सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में हमारे किसान कांग्रेस के तमाम साथियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, सचिन जी का, वेणुगोपाल जी का स्वागत किया। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि स्वागत की हमारी जो परंपरा है अतिथि देवो भव, उसको अब समाप्त करते हुए सामने बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनके सामने से खड़े हुए तमाम हमारे पदाधिकारी सामने से हट जाएं, पूरे अनुशासन का पालन करें।
और अपनी अपनी पर्ची लगी कुर्सियों पर अपना अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में हमारे तमाम नेता मौजूद हैं। स्वागत की इस कड़ी के बाद मैं चाहूंगा कि अब हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अभी हमने प्रेजेंटेशन किया 2024 के बाद कैसे लगातार एआईसीसी के द्वारा बताए हुए तमाम कार्यों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्वहन किया और बहुत ही शानदार भाजपा की सरकार को घेरने का काम किया। मैं अब स्वागत की इस कड़ी को समाप्त करते हुए उद्बोधन की इस कड़ी में मैं बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही युवा, यशस्वी और तेज प्रदेश अध्यक्ष, युवा आदिवासी नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी यहाँ आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको उपकृत करें। आदरणीय दीपक बैज जी। नहीं है मेरे पास। आज के ये किसान, जवान और संविधान जनसभा में उपस्थित हम लोग के बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता माननीय मल्लिकार्जुन जी हम लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार इस छत्तीसगढ़ की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों से एक बार स्वागत करिए। और साथ ही हम लोग के बीच में हमारे एआईसीसी के महासचिव माननीय केसी वेणुगोपाल जी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी, पूर्व मुख्यमंत्री एआईसीसी के महासचिव माननीय भूपेश बघेल जी साथ में आए हैं। प्रभारी प्रशासन एआईसीसी गुरदीप सिंह सप्पल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, पूर्व मंत्री सीडब्ल्यूसी ताम्रध्वज साहू जी, राज्यसभा सांसद फूलदेवी नेताम जी, ज्योत्सना महंत जी, साथ में एस संपत सर, जरीता लेप्टांग जी, विजय जांगीर जी और तमाम हमारे पूर्व मंत्री साथीगढ़ मोहम्मद अकबर जी, रविंद्र चौबे जी, सुकुमार डहरिया जी, मोहन मरकाम जी, अनिला बेड़िया जी, जयसिंह अग्रवाल जी, रुद्र गुरु जी, उमेश पटेल जी, अमरजीत भगत जी, धीरेन्द्र साहू जी और अमित शुक्ला जी, सत्यनारायण शर्मा जी और हमारे डीसीसी के शहर और कांग्रेस। आदरणीय साथियों, मैं अगर नाम लूंगा तो समय लग जाएगा, इसलिए तमाम हमारे मंचासीन नेतागण, प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे विधायक साथी, जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण और हमारे मेयर और मंच के सामने बैठे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जहां मोहल्ला मानसपुर से लेकर रायगढ़ तक तमाम हमारे कार्यकर्ता साथीगण, हमारे किसान, जवान, यूथ और हमारे तमाम ब्लॉक कांग्रेस और तमाम महिला कांग्रेस, तमाम एनएसवाई यूथ कांग्रेस और हमारे फ्रंटल के पूरी टीम, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय साथियों, आज मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि लगातार इस बरसात के मौसम में भी न पानी से डरे न और किसी से डरे, बल्कि इतने भारी बरसात में आप लोगों ने हमारे नेता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनने के लिए और उनको एक आशीर्वाद लेकर एक प्रदेश में नई ऊर्जा देने के लिए आप लोगों ने शामिल हुए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय साथियों, मैं अध्यक्ष महोदय जी को अवगत कराना चाहता हूं, इस 1.5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है। इस 1.5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसान बदहाल हुआ है। इस 1.5 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ के युवा सड़कों पर ठोकर खाने को मजबूर है। इन्होंने वादा किया था हम 1 लाख लोग को नौकरी देंगे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का सरकार बता दे कि 1.5 साल में कितने लोगों को नौकरी दिया है। हिम्मत है तो श्वेत पत्र जारी करे। 100 लोग को नौकरी नहीं दे पाया है। पूरे शिक्षा विभाग खाली है। आदरणीय साथियों, इसलिए शिक्षा विभाग में 10,463 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया। जब 15 साल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, 3,500 स्कूल बंद कर दिया और अब आई तो 10,000 स्कूल बंद किया। एक तरफ गली गली दारू बिक रहा है, एक तरफ चौक चौराहे में नकली शराब बिक रहा है, अवैध शराब बिक रहा है, 67 नई शराब दुकान की खुल रही है, लेकिन 10,000
463 स्कूल बंद हो रहा है। आदरणीय साथियों, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार से हमको आने वाला समय में डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है इस सरकार में। आदरणीय साथियों, और कहना चाहता हूं मैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक नक्सलवाद के सफाई के नाम से इस सरकार ने आदिवासियों का जल और जंगल जमीन खनिज संसाधन को हड़पने का काम किया। हम लगातार सवाल उठाते रहे कि अमित शाह जी लगातार बस्तर क्यों आ रहे, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं, और यह सच भी साबित हुआ। आदरणीय साथियों, बस्तर के 2 खनिज संसाधनों को रुंगटा स्टील आर्सेलर मित्तल को बेच दिया, अपने बीजापुर की कोरंडम की खदानों को उनके चहेते उद्योगपतियों को बेच दिया, कांकेर की हालतदी की खदानों को उनके चहेते उद्योगपतियों को बेच दिया, और कोल माइंस के लिए चाहे हसदेव की बात हो, तमनार की बात हो, लगातार आदिवासियों की जहां वहां पे जंगल के पेड़ों की कटाई किया जा रहा है ताकि अपने चहेते उद्योगपतियों को यहाँ के खनिज संसाधन बेच सके। आदरणीय साथियों, रेत माफिया चरम पर है इस सरकार में, गोलियां चल रही है, रेत के खदानों में चाकू मारा जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आदरणीय साथियों, इसलिए आने वाला समय में सर मैं कहना चाहता हूं, आपको सुनने के लिए हमारी कार्यकर्ता 400-500 किलोमीटर से आए हैं। कोई एक नहीं कहा कि बरसात है हम कैसे आएंगे, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि हम पानी गिर रहा है कैसे आएंगे, किसी एक कार्यकर्ता ने नहीं कहा कि खेती किसानी का काम कैसे आएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं। एक कार्यकर्ता ने फोन किया, सर नदी में बाढ़ आया है मैं कैसे करके आऊं। मैंने कहा देख लेना, अगर पार कर सकते हो तो आ जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। उसने कहा हमारे पास नाव का व्यवस्था है, मैं नाव पार करके इस कार्यकर्ता में इस सम्मेलन में शामिल होना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, एक फिर कार्यकर्ता का फोन आया, सर हमारे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, रोड बंद हो गया, कैसे करूं। कोई बात नहीं, कोई दूसरा विकल्प है। हाँ सर है, 20 किलोमीटर घूमना पड़ेगा, दूसरा रोड है जहां ऊंचा पुल है, हम लोग उस पुल से आना पड़ेगा। और आज उस कार्यकर्ता पे पुल को पार करके आज आपको सुनने के लिए आया है, नाव से पार करके दूसरा रोड चेंज करके न नदी रोक सका न नाला रोक सका। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जन जन के लिए लड़ रही है, चाहे किसी गरीब का आवाज टूटे, चाहे किसी एनएसवाई का कार्यकर्ता की बात हो या किसी और नेता की बात हो। हमारी पार्टी लगातार जन जन तक पहुंचकर किसान के लिए हो, यूथ के लिए हो, आदिवासी के लिए हो, मजदूर के लिए हो, ओबीसी के लिए हो, हर वर्ग के लिए बराबर लड़ाई लड़ रही है। हमारा एक ही मकसद है, 2028 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और आने वाला में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। सर हम लोग विधानसभा चुनाव भले हार गए, लोकसभा चुनाव हमारा पक्ष में नहीं आया, लेकिन हमारा हौसला और मनोबल कमजोर नहीं हुआ है। इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। इसलिए 1.5 साल में इस सरकार को साबित कर दिए कि यह सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के कामों के लिए पूरी तरह से विफल हो चुकी है, और ये सरकार कांग्रेस की लड़ाई में पूरी तरह से बैकफुट पर आई है। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हुए अंत में कहता हूं, निश्चित रूप से हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ के हक के लिए, हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हमारी लड़ाई गरीब के लिए, यहाँ के आदिवासी के लिए, यहाँ के मजदूर के लिए। और सब आदरणीय साथियों, पल पल का रहेगा, चाहे सर हमारी सर नहीं झुकेगा, बल्कि गोली खाना पड़े, डंडा खाना पड़े, या फिर बिल्कुल हम लोग को चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हर परिस्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से गांव से लेकर प्रदेश तक डटे हुए हैं। निश्चित रूप से हमारा मनोबल कहीं कम नहीं हुआ है। अंत में अपना वाणी को विराम देते हुए, जमाने भर की ठोकरों से हम डरते नहीं, जमाने भर के ठोकरों से हम डरते नहीं, सितारे तोड़ लाएंगे, अंधेरों से हम डरते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय संविधान। धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बैस साहब। मैं उद्बोधन की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए बहुत ही सम्मान के साथ हमारे पूर्व गृह मंत्री CWC के सदस्य आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पर आएं
और संक्षिप्त में अपने उद्बोधन से हम सब साथियों में जोश भरने का काम करें। आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में, जिसे किसान, जवान और संविधान जनसभा का नाम दिया गया है, हमारे बीच उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही सम्माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय केशव वेणुगोपाल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रभारी सचिन पायलट जी, जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, मंचासीन सभी सम्मानित सचिवगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित कांग्रेस के जाबाज साथियों, भाइयों, बहनों, आज विषम स्थिति के बावजूद भयंकर बारिश लगातार 2 दिन से चल रहा है, उसके बावजूद आप सब उपस्थित हुए, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान, जवान, संविधान, किसानों की समस्या से आप सब वाकिफ़ हैं, चाहे केंद्र की भाजपा की सरकार हो, चाहे राज्य की भाजपा की सरकार हो, किसानों की समस्या जस की तस रखी हुई है। छत्तीसगढ़ की बात अगर लें, छत्तीसगढ़ में किसानों को डीएपी खाद मिल नहीं रहा है, दूसरा खाद दे रहे हैं जो हमारे धान के लायक नहीं है। किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता नहीं, किसान विरोधी ये भाजपा की सरकार, चाहे केंद्र में किसानों की समस्या पिछले बार आपने अनुभव किया होगा, दिल्ली के आसपास कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली कूच किया, उसको दिल्ली आने नहीं दिया गया, रोक दिया गया, कई महीने साल तक किसान सड़क में जमे रहे। जवानों की बात अगर हम लें, एक जवान हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं और एक जवान आप सब लोग यहाँ प्रदेश की रक्षा में जुटे हुए हैं। हमारे जवान पहलगाम से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक आप देखेंगे कि हमारे जवानों की अच्छी भूमिका। पहलगाम में कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जवानों ने अपनी महती भूमिका अदा की। पूरे देश के लोग इस बात को देख रहे थे कि हमारे जवान इस बार करेंगे और अच्छा सा पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होगा। लेकिन राहुल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, नरेंद्र जी सरेंडर हो गए और पीओके हमारे कब्जे में आने से रह गया। संविधान की जहाँ तक बात करें, संविधान की सुरक्षा करना आज हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। संविधान में पहला लाइन है, हम सब भारत के लोग, न किसी जाति की बात, न किसी धर्म की बात, न किसी वर्ग की बात, उसके आज सुरक्षा खतरे में है। संविधान को केंद्र की सरकार के द्वारा आओ हम सब मिलकर वचनबद्ध हो जाएं संविधान की सुरक्षा के लिए। इन्हीं बातों के साथ, चूंकि हमारे वरिष्ठ नेताओं को सुनना है, हमारे अध्यक्ष जी को सुनना है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अपने सारगर्भित मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय बाबा साहब को बुलाऊंगा। उद्बोधन में बगैर किसी का नाम लिए कृपया संक्षिप्त में अपना आशीर्वचन देंगे माननीय टी.एस. सिंहदेव जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय सप्पल जी, आदरणीय झा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय चरणदास जी महंत, आदरणीय भूपेश बघेल जी, सभी उपस्थित कांग्रेस के पदाधिकारी, आज का ये सम्मेलन किसानों के संदर्भ में, जवानों के संदर्भ में और संविधान के संबंध में आयोजित किया गया है।
मैं सर्वप्रथम आप सबकी उपस्थिति के समक्ष, आपके हौसले के समक्ष अपना सिर झुकाता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी की उपस्थिति हमारा भी मनोबल बना के रख रही है। कल ही पिथौरा के कुछ साथियों के साथ चर्चा कर रहा था और उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के संदर्भ में कुछ बातें कही। खाद के बारे में हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है, सोसाइटी में 1300 रुपये में डीएपी नहीं मिल रहा, लेकिन बाजार में किसानों को 1800 से 2000 रुपये में डीएपी खरीदना पड़ रहा है। उनकी मजबूरी है। उन्होंने बताया कि रबी की फसल में धान के लिए पहले सरकार ने कहा कि हम पानी नहीं देंगे, गर्मी का धान नहीं लगाना है। किसानों ने आवाज़ उठाई, जैसे दिल्ली में 3 काले कानूनों के संदर्भ में आवाज़ उठाई, वापस लेना पड़ा वो कानून। इन्होंने भी पानी देने का सुनिश्चित किया, लेकिन अगर पानी देने के लिए कहा तो साथियों ने मुझे बताया कि बिजली नहीं मिली और 7-7 एकड़ जिन किसानों ने धान बोया, कम से कम 3 से 4 एकड़ उन किसानों के धान की फसल मर गई। कांग्रेस के शासनकाल में गर्मी का धान भी 2100 रुपया में बिका करता था। आज मेरी जानकारी में कहीं भी 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। ये है किसानों के हालात हमारे छत्तीसगढ़ में। जवानों के संदर्भ में जिस अग्निवीर योजना के माध्यम से सरकार ने छल किया, आज उसको आगे बढ़ते हुए देखिए। जब पहलगांव का संदर्भ आया तो हमारी वायुसेना जिसने जवाब दिया, उनकी स्थिति क्या है? 42 स्क्वाड्रन, 18 हवाई जहाज एक स्क्वाड्रन में होते हैं। आज देश के पास 31 स्क्वाड्रन से ज़्यादा हवाई जहाज के नहीं हैं, अर्थात 180 हवाई जहाज की कमी से हम देश की सीमाओं की रक्षा करने पे मजबूर हैं। हर साल 60,000 नए जवानों की भर्ती होती है, तैनाती होती है। आपने टीवी में स्वयं देखा होगा कि एक मेजर जनरल रिटायर्ड जो भाजपा की बात करते हैं, वो चीख चीख के कह रहे थे कि जवाब दो, पिछले सालों से जो आपने भर्ती नहीं की, हमारी सेना के जवानों में जो कमी आई है, देश की सुरक्षा आज पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश 3-3 सीमाओं पे देश की सुरक्षा की बात है। और दिल्ली की सरकार ना तो हवाई जहाज पर्याप्त मात्रा में खरीद के वायुसेना को उपलब्ध कराती है, न जवानों की भर्ती कराती है। अपितु हमारी एक बहन, सेना की बहन, उसको पाकिस्तान की बहन कहा जाता है और सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक कहा जाता है। ये है देश के हालात। और मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, वरना हम आप सब आर्मी की ड्रेस पहन के हम भी फोटो खिंचाते, जो अधिकृत नहीं है। मेरी जानकारी में प्रधानमंत्री जी सेना के सदस्य नहीं हैं, तो वो कैसे आर्मी का ड्रेस पहन के फोटो खिंचाते हैं? आर्मी का अपमान नहीं होता क्या? नियमों को तोड़ना नहीं होता क्या? इन व्यवस्थाओं के बीच हमारे युवा आज बेरोजगार हैं। जवान सेना में, जवान हमारे गांवों में इस बेरोजगारी की समस्या को हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कम से कम 40 से 50 हजार शिक्षकों को नौकरी से वंचित करके 1+2 को 1+1, मिडिल में 1+4 को 1+3 करके लागू कर रही है। संविधान की बातें जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं आए दिन, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, अब आज के समय में चुनाव आयोग हो, जिस तरह से देश के संविधान का अपमान किया जा रहा है, वो आप सबके सामने है। समय की सीमा है। मैं इतनी ही बात करके अपना स्थान लेता हूं। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, प्रणाम, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब। आप लोग कृपया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए जो उत्साह दिखा रहे हैं, रायपुर के तमाम ब्लॉक अध्यक्षों का, युवक कांग्रेसियों का, पूर्व महापौर का, सबका उपस्थिति लग गई है। कृपया अनुशासन बनाए रखें। एक अच्छा संदेश छत्तीसगढ़ से जाना चाहिए।
उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे कबीरपंथी नेता विधानसभा के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया उद्बोधन में बगैर किसी का नाम लिए संक्षिप्त में हम सबको आशीर्वचन दे आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष प्लीज 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 माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपकी बड़ी कृपा है जो इतने भरे बरसात में हमारे किसानों के बीच, जवानों के बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। आदरणीय हमारे प्रशासन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल जी, पहली बार आप इस जनसभा में आए हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता था कि आप 2 मिनट के लिए ज़रूर उपस्थित हों। यहाँ पड़ोस में सर, यहीं पड़ोस में टाटीबंद का नाम का एक जगह है, वहाँ हजारों की संख्या में आपके लोग रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने जब यहाँ भिलाई स्टील प्लांट बनाया था तो आपके यहाँ के बहुत सारे कामगार यहाँ आते हैं। यहाँ पे माटा राइस मिलता है सर, यहाँ पे आपकी मंदिरें हैं, यहाँ आपका ओणम का त्यौहार मनाया जाता है और यहाँ आपके केरल के, छत्तीसगढ़ के भाईचारा का संबंध है। इसलिए लोग चाहेंगे कि आप उनके बीच आएँ, 2 मिनट बात करें। मैं आपसे अंत में निवेदन करना चाहूँगा। हमारे प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी, जो हमारे प्लीज 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 जो यहाँ के उनके मित्रवत व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया है। आदरणीय हमारे दीपक बैठ जी की कठिन परीक्षाएं क्या है, क्या है, क्या है, क्या है बेटा, बंद करो, बंद करो। पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे पंजाब के प्रभारी भाई भूपेश बघेल जी, सी.एस. सिंहदेव साहब, ताम्रध्वज साहू जी, हमारे गुरदीप सिंह छप्पल जी, नवीन जी, प्रभारी सचिवगढ़, दोनों सांसद फूलो देवी जी, ज्योत्सना जी, धनेन्द्र साहू चौबे जी, अकबर भाई, गुरु जी, जय सिंह जी, डहरिया जी, अमरजीत, गुरमुख सिंह, अमितेश, अरुण, देवेंद्र, मलकीत सिंह और सब साथी, प्लीज प्लीज यार, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? आदरणीय श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बीच आए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मल्लिकार्जुन कहते ही हम सबको याद आता है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का। ऐसा लगता है कि उनके दर्शन से हम सब पवित्र हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिसे चुपचाप आपको सुनना पड़ेगा। एक दलित परिवार से, प्लीज, एक दलित परिवार से इतनी लंबी ऊंचाई तक यहाँ पहुँचे। क्या आपको पता है कि उस बालक ने 6 और 7 साल की उम्र में ही अपने माताजी को, अपनी बहन को जलते हुए देखा है? आपको पता है? 1948 में हैदराबाद रियासत के लोगों ने उनके गांव में हमला किया और हमला में सबके घर जला दिए गए। उनकी माताश्री, उनके बहन उस हमला में, उस जलने में शहीद हो गए। किसी तरह 6-7 साल का बच्चा अपने पिता से साथ रुककर किसी तरह से वहाँ निकल के आज देश की सेवा में लगे हैं। ऐसे महामना को
आप सबको प्रणाम करना चाहिए। ऐसे महामना को आप धैर्य से सुनिए, ये मैं कहने आया हूँ और प्रणाम करता हूँ उनकी माता जी को, उनकी बहन को, उनकी पिताश्री को। माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में आप आए, ये आपकी कृपा है। मैं समझ रहा हूँ बरसात ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मगर एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ 3 दिसंबर 23 को हमारा रिजल्ट आउट हुआ छत्तीसगढ़ के विधानसभा का, और 13 दिसंबर के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया, जो एक आदिवासी परिवार का है। और 13 दिसंबर शपथ के पहले 11 दिसंबर को ही हमारे क्षेत्र के हसदेव बराज में 225 एकड़ पर पूरे पेड़ों को काट दिया गया। शपथ लेने के पहले आका का हुक्म आया, पेड़ काटो, शपथ बाद में लेना, और पेड़ कट गए। इस तरह से अभी 15,360 पेड़ लगाए गए, काटे गए। तमनार में अभी हमारी विधायिका को, विद्यावती को पेड़ काटने से रोकने के लिए उनको नज़रबंद कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। इस तरह से जो काम एक आदिवासी मुख्यमंत्री के हिस्से में आ रहा है, वो देख के हमको शर्म लगती है। पेड़ काटना दिन में काटना है, पेड़ काटो, नियम से काटो। ये कौन सी बात है कि रातों रात आप पेड़ काट के हम सबसे अलग कर देते हैं और वहाँ खाली कर दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी आते हैं और बस्तर में जाके कहते हैं कि यहाँ का तेंदुपत्ता अब यहाँ के लोग व्यक्तिगत विभाग के लोग चुनेंगे, और विभाग के लोग चुनने का नतीजा ये होता है कि 300 करोड़ का नुकसान आदिवासियों को होता है। 60% भी तेंदुपत्ता तोड़ाई नहीं होता, और बीजापुर में मात्र 10% तेंदुपत्ता का तोड़ाई होता है, जो हमारे गरीबों के आदिवासियों का जीवन का है। आप मुझे ये कहने में बहुत शर्म आ रही है कि आदिवासी परिवार का मुख्यमंत्री होते हुए सिर्फ आज तक एक भी वन अधिकार पट्टा 19 महीने में नहीं बटा है। 2.5 लाख आवेदन बचे हैं। अब बताइए, एक पेड़ माँ के नाम से लगाने वाले लोग किसके नाम से पेड़ काट रहे हैं? एक पेड़ माँ के नाम लगाकर दुनिया भर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। धान में पिछले साल 45 लाख टन फर्जी खरीदी किया उनने, दूसरे साल 40 लाख टन खरीदी किया, और ये फर्जी खरीदी किया क्योंकि उन्हीं के उत्पादन में लिखा है कि हमारे यहाँ 100 टन धान होगा, 100 टन धान होगा, और आज उस धान का चावल भी नहीं बना पाए, उसको बेचे नहीं। इस तरह से हमारे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। आज बीज के लिए हम तरस रहे हैं, खाद के लिए तरस रहे हैं। आज जब देश की आत्मा पर हमला हो रहा है, जब जंगल बिक रहा है, जब संविधान जल रहा है, तब हमको चुप रहना गुनाह लगता है। हम आपके नेतृत्व में, अब आपके आदेश पर, आपके इस स्फूर्तिदायक यहाँ के उद्बोधन के बाद यहाँ का हर किसान बोलेगा, हर जवान बोलेगा, अब यहाँ का हर आदिवासी बोलेगा और संविधान बोलेगा। ये लड़ाई जनता बनाम यहाँ के कारपोरेट घरानों की है, और हम मिलकर आपके हिम्मत से लड़ेंगे। आपने जब हमारे राहुल जी को भरी बरसात क्या भरे बर्फ गिरते समय जब आपको सुनने और देखने आए थे, तो ये जनता भी आपको देखने सुनने आई है।
हम आपसे निवेदन करते हैं, आप इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए, आप इनको ऐसा स्फूर्ति दीजिए ताकि ये आने वाले दिनों में एक साथ रहकर छत्तीसगढ़ की उन्नति करे, भारत की उन्नति करे, देश की उन्नति करे। बस इतना कहते हुए मैं क्षमा चाहता हूँ, समय कम है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, साहेब बंदगी साहेब, जय सतनाम। बहुत बहुत आदरणीय महन जी। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पंजाब के प्रभारी आदरणीय भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए और अपने आशीर्वचन से हमको उपकृत करें। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे संगठन के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय वेणुगोपाल जी, राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी, तीनों हमारे राष्ट्रीय सचिवगण, हमारे छत्तीसगढ़ के भी 3 राष्ट्रीय सचिव उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सभी हमारे सांसदगण, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय दीपक जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, सभी हमारे सांसदगण, सभी हमारे विधायकगण, हमारे पूर्व मंत्रीगण और संगठन से जुड़े हुए सभी साथीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, साथ ही युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सेवा दल, महिला कांग्रेस और सभी संगठन के सब साथीगण, उपस्थित प्रदेश भर के आए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता गण, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों और पत्रकार साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय खड़गे जी, आज से 2.25 साल पहले जब यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्लेनरी सेशन हो रही से और वही सत्र में आप अध्यक्ष बने और ओकर बाद विधानसभा लोकसभा चुनाव छोड़ के पहली बार आप आए हो। सब जन से निवेदन करता हूं, मैं खड़गे जी के जोरदार ताली बजा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। आप तो स्वागत करा था, ऊपर वाला भी खूब स्वागत करा था। बस्तर और सरगुजा में पानी गिरत रही से, लेकिन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में पानी नहीं रही से आप आए तो पानी तक जबरदस्त गिरा थे और इसने कार्यकर्ता मन के उत्साह उमंग दिखाई पड़ा थे। बरसात है, नदी नाला उफान में है, ओकर बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मन यहाँ आए से नहीं रोक सके। अवकर स्थिति में दोनों हाथ जोड़ के सबो कार्यकर्ता साथी मन नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमार पूर्वकता मन सब बात ला बोल रहे हैं। आप सब खड़गे साहब ला सुने बर आए हो। अभी ये जुलाई के महीना है, लड़का मन ला स्कूल जाना है। स्कूल खुल गए लेकिन कॉपी किताब नहीं मिला थे। 10,000 स्कूल बंद, मध्य प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद, उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद। हमार गरीब किसान मजदूर के लड़का मन, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लड़का मन, गांव के रहिया लड़का मन शिक्षा से वंचित करे के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में होते। जी हाँ, हमारे लड़का मन के भविष्य बर्बाद करे बर आमादा है मन, उन्हें किसान मन के भविष्य भी बर्बाद करे बर ये डबल इंजन की सरकार, ये केवल विष्णुदेव सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि केंद्र के मोदी और साग सरकार भी जिम्मेदार है कि आज देश के किसान ला, छत्तीसगढ़ के किसान ला एक बोरी डीएपी बर तरसा दे, एक बोरी डीएपी बर तरसा दे।
प्रधानमंत्री दुनिया घूमे थे, लेकिन विदेश से जन खातू आना है वो डीएपी उपलब्ध नहीं करा सका थे। तो तोर विदेश घूमे था मतलब का फायदा? तो मानद उपाधि मिला थे, घाना मिला थे, और कहूँ जाते वहां मिला थे। हमार लड़का मल्ला तो शिक्षा से दूर रख देश, हमार किसान लत खादू से वंचित कर देश, षड्यंत्र करे थे हमार किसान मन के खिलाफ। किसान उत्पादन मत कर सका है। 21 क्विंटल के तो नारा दे दे, अगले साल किसान के धान 21 क्विंटल नहीं हुए। काबर सोसाइटी में खातू नहीं है, नकली खाद खरीदे बर्बाद है। 1900 रुपया में बोरी मिला थे, पहले 50 किलो बोरी रही से, फिर 45 किलो कर दी, सब 40 किलो बोरी। एक तरफ किसान ला बर्बाद, एक तरफ हमारे लड़का मन के भविष्य ला बर्बाद। बस्तर में 35 से 40 हजार नक्सली मन के नाम से वहां के नौजवान युवक युवती मन प्रदेश छोड़े बर्बाद हो गए। खड़गे जी, मैं आप ला बताना चाहता हूं, जिन आप कानून बनाए रहे, जेकर तहत फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा दे के व्यवस्था रही से, ये जन तमनार के बात है, ये तमनार के बात है। वहां के किसान मन ला, गांव वाला मन ला 75 एकड़ सामुदायिक दावा के पट्टा दे गिरी से, आप जन पट्टा दे तेनों काटे काम कर दे, कोई कायदे कानून नहीं है। एकड़ मन के नारा का है जाना था? एक पेड़ माँ के नाम का है, एक पेड़ माँ के नाम, और पूरा जंगल सुनाई नहीं देते, पूरा जंगल, और जोर से बोलो, पूरा जंगल। पूरा जंगल वो कर नाम से कर दे, चाहे बस्तर हो चाहे वो सरगुजा हो, पूरा जंगल एमन अडानी के नाम कर दे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लाऊं। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में हमारे पूर्व वक्त मन बोल चुके हैं। एक मिनट राष्ट्रीय समस्या के बारे में हमारे पूर्व वक्त मन बात रखी। जब राष्ट्रीय संकट है, पहलगाम के घटना हुई, 26 जन धर्म पूछ के मार देगी। वो समय जिन खाई पाटे काम होदरी से पूरा समाज विभक्त करे काम करदरी से, तेन समय राहुल जी और खड़गे जी पूरा देश के खातिर, एकता खातिर खड़ा हो गया। वो किस कि हम सरकार के साथ हैं, जैन कदम उठाए होकर हम समर्थन करत हैं। खड़गे जी अनुभवी नेता, आदरणीय राहुल जी हमारे तक लंबा अनुभव। वो किस कि आज जरूरत है सर्वदलीय बैठक बुलाए के, ये पहल खड़गे जी के और राहुल जी के, पूरा देश के जिन मांग रही से तेन आवाज दे के काम आदि खड़गे जी और राहुल जी करीस। आप तो अपन दायित्व निभाए, देश के आवाज ला, देश के भावना ला आवाज दे का काम करे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी विदेश से आई, और विदेश से आई तो उम्मीद करत रहे सर्वदलीय बैठक में आई, उम्मीद करत रही पहल गांव में जाई, जिन पीड़ित थे तेकर आंसू पोछे काम करी। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार पर बिहार चल दी। देश के भावना का आवाज देवर दूसरा बार आप कहे कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, लेकिन फिर भी वो बैठक में प्रधानमंत्री जी ने हर समय सेना के भावना, सेना के साथ आप खड़े रहे हो, कहे कि हम सेना के साथ, हम भारत सरकार के साथ हैं। देश के भावना आवाज दे के काम आप करें। और आज यदि देश एक सूत्र में बंधे है, उसमें बड़े योगदान यदि है तो आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी के मैं पूरा सदन से मांग करना चाहता हूं, सब जन खड़ा हो गया। आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी का अभिनंदन करो, सब खड़ा हो गए, एक बार जोरदार ताली बजा के खड़गे साहब के और राहुल जी के, वेणुगोपाल जी का अभिनंदन करो। मैं मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, सब जन खड़ा हो गए, खड़गे जी के अभिनंदन करो। ये निवेदन आप सबसे कराता हूं कि ये समय राष्ट्रीय संकट से
वो दायित्व निभाए काम ले यदि करे तो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय खड़गे और राहुल जी करे। मैं ही शब्द के साथ पुनः अभिनंदन करते हुए छत्तीसगढ़ की धरती में अभिनंदन करते हुए अपन वाणी विराम देख पहले आप सबसे एक बार जोरदार नारा का अपील करता हूं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वेणुगोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं उस शख्सियत को अपने बीच बुलाना चाहूंगा जिसको अपने प्रभारी के रूप में पाकर हम गौरवान्वित हैं, जिसकी मनमोहक मुस्कुराहट से ही कार्यकर्ताओं की थकान मिट जाती है। ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट जी को मैं आग्रह करूंगा आशीर्वचन के लिए, और जोरदार तालियों के साथ यहां से राजस्थान तक तालियों की गड़गड़ाहट जानी चाहिए। आदरणीय सचिन जी। परम आदरणीय खड़गे साहब, हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, दीपक बैद साहब, चरणदास महन जी, भूपेश जी, बाबा साहब, इस किसान जवान संविधान सभा में पधारे हुए कांग्रेस परिवार के इस मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और इस बारिश में डूबते हुए पंडाल में आप सब धैर्य और इत्मीनान से जो बैठे हमारे कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ता, आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। खड़गे जी, आज रायपुर में आप आए हैं, मेरा सौभाग्य है कि इस प्रदेश का प्रभारी होने के नाते मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। वेणुगोपाल जी, आपका स्वागत कर रहा हूं। और हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से इंद्र भगवान इतने मेहरबान हुए हैं कि बारिश रुक नहीं रही। लेकिन मैं इन तमाम साथियों को जो पूरे प्रदेश भर से आज यहाँ रायपुर आए हैं, मैं मन की गहराइयों से आप सबको सर झुकाकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब यहाँ पर आए हो, अपने अपने साधन लेकर कांग्रेस पार्टी के एक आह्वान पर प्रदेश की राजधानी में यहाँ पर आकर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हो। रायपुर छत्तीसगढ़ की सरकार और देश की सरकार देख रही है कि कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस के नाम से आप सब यहां एकत्रित हुए खड़गे जी और वेणुगोपाल जी को सुनने के लिए। साथियों, कल मैं इस पंडाल का निरीक्षण करने के लिए आया था। मुझे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि बहुत बारिश पड़ रही है, कल और बारिश पड़ेगी, आप सभा को स्थगित करना चाहते हैं, सभा कैसे होगी? मैंने कहा, सभा जनता से होती है, कार्यकर्ताओं से होती है, और मुझे फक्र है मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। और मैंने कहा, अभी तो आसमान से पानी टपक रहा है, आसमान से पानी बरस रहा है, अगर कल आसमान से आग भी बरसेगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर में आएंगे। और आप सबने दिखा दिया, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद, भारी बारिश में नदियां पार कर कर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आज मैं गदगद महसूस करता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव से, शहर से आज यहां एकत्रित हुआ है इस प्रदेश सरकार को आईना दिखाने के लिए। ये सरकार ये 1.5 साल से यहां शासन कर रही है। नौकरियां बंद, स्कूल बंद, खाद बंद, जंगल कटाई चालू, महंगाई चालू, चाकूगिरी चालू, गोलियां चलना चाकू, दलित, महिला, नौजवान लगातार शोषण कर रही सरकार। घमंड और अहंकार में आपको सत्ता दी है जनता की सेवा करने के लिए। डबल इंजन करते थे। पिछले साल जून में चुनाव हुआ, 240 पे आके अटक गए। 2 बैसाखी लेके आप सरकार चला रहे हो और रायपुर में कोई सरकार नहीं है। जो भी काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो दिल्ली के आदेश से हो रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता, इनकी कोई परवाह नहीं की जा रही है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ खड़गे साहब, छत्तीसगढ़ में
हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारी सरकार के कामों को लोग आज भी याद कर रहे हैं। आज जनता समझ गई है कि चाहे धान की खरीद हो, फसल की सब खरीद हो, स्कूल खोलने हो, शिक्षा करानी हो, केंद्र की सरकार यूपीए की और कांग्रेस सरकार ने यहां पर जो काम किया, आज जनता उसको याद कर रही है। लेकिन आने वाले समय में मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, 2018 से पहले कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था, जिस एकजुटता से, जिस जज्बे से, जिस ताकत से चुनाव लड़ा था, 2028 का जो चुनाव है, हमें उसी एकजुटता, उसी ताकत, उसी जज्बे से चुनाव लड़ना है और वही बहुमत लेकर आना है। आज देश में, खड़गे साहब, पूरे देश में आज जनता भाजपा से तंग आ चुकी है, बदलाव चाहती है और कांग्रेस, आप और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ही वो विकल्प है जो देश को नई दिशा दे सकते हैं। संविधान को खोखला करने का जो कानून का काम ये सरकार कर रही है केंद्र की, और भाजपा ने अभी बिहार में मतदाता सूची में गलफत करनी चालू कर दी है। 1.5-2 महीने में करोड़ों लोगों के ये ज्ञापन लेंगे और मतदाता सूची में संशोधन करेंगे। हर संवैधानिक संस्था को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम ये सरकार कर रही है। साथियों, हम सबको मिलकर देश की खातिर, लोकतंत्र की खातिर, संविधान की खातिर, आप सबको मिलकर एकजुटता से कांग्रेस को बूथ से लेकर प्रदेश तक मजबूत करना है। जो आज उत्साह आप लोगों ने दिखाया, मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम प्रकोष्ठों का, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, जिले, ब्लॉक, मंडल से लेकर प्रदेश तक, आप सब ने जो आज जज्बा दिखाया है उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सब यहां पर खड़गे साहब का संदेश लेकर जाएंगे। आदरणीय खड़गे साहब, जिन्होंने 55-60 साल से चुनाव लड़कर राजनीति में अपनी जगह बनाई है, आज राहुल गांधी जी ने लोकसभा में और खड़गे साहब ने पार्टी का जो नेतृत्व किया है, उससे हमें ताकत मिलती है। मैं एक बार पुनः आप सबका, खड़गे जी आपका, वेणुगोपाल जी, और खासकर इस भारी बारिश में जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हो और हमारी बात को सुन रहे हो, इससे दिल को संतोष मिलता है कि आज कांग्रेस दुगनी ताकत से आगे बढ़ेगी और 28 का जो चुनाव होगा, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस आह्वान के साथ हम सब हाथ खड़े कर खड़गे जी को आश्वासन दें कि पूरी एकता, ताकत के साथ हम यहाँ सरकार बनाएंगे। मेरे साथ जोरदार नारा दें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद सचिन जी को धन्यवाद के साथ मैं अब उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों के स्वाभिमान का नेतृत्व करते हैं। मैं उस नेतृत्व को बुलाना चाहूंगा जो कांग्रेस परिवार का नेतृत्व करते हैं। मैं उस नेतृत्व को बुलाना चाहूंगा जो राज्यसभा में जब दहाड़ते हैं तो मोदी सरकार की घिघियां बंद जाती हैं। संविधान, जवान और किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले हमारे पितृ पुरुष, कांग्रेस परिवार के भीष्म पितामह, दलित, गौरव और सर्व समाज का नेतृत्व करने वाले हमारे राष्ट्रीय निर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत ही सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस आयोजन में मैं मुख्य अतिथि की हैसियत से आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। माता कर्मा की इस धरती पर, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की धरती पर तालियों की जोरदार स्वागत के साथ परम पूज्य खड़गे जी का आमंत्रित करता हूं अपना आशीर्वचन से हमें उपकृत करें आदरणीय खड़गे साहब। हेलो, शांत रहेंगे कृपया, हमें खड़गे साहब का सुनना है। कृपया शांत रहेंगे और बता देंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता अनुशासन में रहेंगे। सबसे निवेदन, कृपया खड़गे साहब को सुनेंगे शांति से। भाइयों, यहाँ पर पधारे हुए सभी युवा मित्रों, किसान भाइयों और महिलाओं, मीडिया के मेरे दोस्तों,
आज इस मंच पे पधारे हुए हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, दीपक बैद जी, चरणदास महंता जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, तम्रध्वज साहू जी, फूलो देवी नेतम जी, सभी सांसद और विधायक और इस मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ नेतागण, सभी डीसीसी, बीसीसी, पीसीसी के पदाधिकारी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, जय जवान, जय किसान, जय संविधान जनसभा में आए हमारे सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एवं छत्तीसगढ़ के बहनें और भाइयों, आप सबको मेरा जय जोहार। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। इसीलिए अब थोड़ा जोश आ गया। ये आज का जो मंच है और आप हर देहात से और हर बूथ से, हर जगह से हमारे कार्यकर्ता मित्र आए हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बारिश होते हुए भी आप लोग पानी में बैठे हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाई हम मंच पर बैठे हैं और पानी में बैठे हैं। यही दर्शाता है कि पार्टी के लिए आप मर मिटने के लिए तैयार हैं। और जब आपके साथ हैं, आप जब हमारे साथ हैं, तो हमको कोई हरा नहीं सकता। और भाइयों, एक मिनट, देखो मुझे फिर वापिस भी जाना है जल्दी, इसीलिए मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। मेरा आपके साथ एक खास रिश्ता है। रायपुर में मेरी अध्यक्षता में फरवरी 2023 में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, जब बघेल जी मुख्यमंत्री थे और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी यहाँ बैठे हैं। और उस वक्त यहाँ पर जो महाधिवेशन हुआ, उसमें मैं अध्यक्ष बनने के बाद उसका चयन 15,000 डेलीगेट्स ने मिलके मेरा उस वक्त प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। इसीलिए मैं आपका आभारी हूं।
पहला उपकार तो आपने किया है। अगर वो संविधान हमारे कांग्रेस का संविधान के अनुसार यहाँ अप्रूवल अगर नहीं होता तो मैं इस कुर्सी पे बहुत दिन नहीं रख सकता था। आपने पुनः सब मिलके मुझे और एक बार पुष्टि देके चुन के लाया, इसीलिए मैं आप तमाम को धन्यवाद करता हूं। भाइयों, रायपुर से सामाजिक न्याय का जो नारा बुलंद हुआ, उसने 2024 में मोदी सरकार के अहंकार को, उनकी अहंकार को तोड़ दिया। और आज बीजेपी ऐसी हालात में है, वो उनकी खुद की सरकार नहीं बना सके, उनकी मेजॉरिटी नहीं है। अगर कोई आप समझे कि मोदी फिर से चुन के आए हैं, ये नहीं। मोदी जी सिर्फ अपने दो टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। एक टांग है टीडीपी की और एक दूसरी टांग है बिहार के हमारे नीतीश बाबू की। ये दोनों टांगों पे चल रहे हो। अगर वो कभी थोड़ी सी उसको लात मार दिए तो मोदी जी कभी भी गिर सकते हैं। तो ये अहंकार 400 बार, इस बार 400 पार बोले। कहाँ है भाई? अगर आप हमको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2-3 स्टेट सभी मिलके हमको 20 ही सीट अगर देते तो हम मोदी को गुजरात का रास्ता दिखा देते थे। भाई, तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ, लेकिन वैसा हो नहीं सका। लेकिन उन्होंने दूसरों को सपोर्ट लेकर आज हुकूमत कर रहे हैं और हर जगह गरीबों को लूटने का ही काम चल रहा है। अभी भी कुछ होता है। मेरे को तो ऐसा हुआ, जब आप लोगों ने यहाँ पर जब एक बहुत बड़ा अधिवेशन बनाया, उसी दिन यहाँ पर ईडी के छापे गिरे, इनकम टैक्स के ऑफिसर आए और सब हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करे और ये हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए। जरा चुप बैठो, आपका जोश चुनाव में दिखाओ, अब बैठो सर। मोदी जी ने, शाह ने मिलकर हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को बदनाम करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स के धाड़ डाले, ईडी के धाड़ डाले। हर जगह हमारे ऑफिसरों को, हमारे नेताओं को, यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर को, सभी को डराने की कोशिश की है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देकर बहुत बड़ा अधिवेशन यशस्वी हो गया। सारे भारत के लोग वो जानते हैं। ऐसी ताकत आज हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में है। इसीलिए कितने बार तो यहाँ पर अमित शाह आने दो, मोदी आने दो, और कितने भी उनके चेले चपाटे हैं आने दो,
छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, मरेंगे लेकिन कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमको खूब डराने की तो कोशिश पहले भी की है, अभी भी चल रहा है। तो सब आपको मालूम है, पार्टी के लिए, हमारे पार्टी के लिए जो जो काम किए, उन नेताओं को यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर से लेकर दूसरे मिनिस्टरों को भी अभी भी सताने का काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये लोग अगर कमजोर हो गए तो पार्टी कांग्रेस कमजोर होगी छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ में कमजोर हो गई तो दिल्ली में भी ये कमजोर हो जाएगी। अगर कमजोर होगी तो राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये उनका मंशा था। लेकिन आप डालो, कितना ईडी केस डालते डालो। यहां तक कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड पेपर जो आजादी के लिए निकाला था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी शुरुआत की थी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वो पेपर रिवाइव करने के लिए और चलाने के लिए जब सोनिया गांधी जी ने कोशिश की तो उनको भी आज ईडी केस में डालकर कोर्ट में उसका केस चल रहा है। रोज क्या है, कहां निकला, कौन से पैसे मिले। अरे कांग्रेस को हमेशा ये लोग बदनाम करते हैं। अगर वो इनकी आदत है, अगर आकाश में चील उड़ती है तो ये कहते हैं भैंस उड़ रही है। ये इनकी आदत है और डराने की कोशिश करते हैं। देखो, जो डर गया वो मर गया। तुम नहीं डरेंगे तो ही आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो ये लोग हमेशा के लिए डरा के रखेंगे। हमारा जल जंगल और ये तीनों आप बचाना है तो आप सभी को एक होना है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। उनको कोई आपके ऊपर प्रेम नहीं है। बातें तो बड़े बोलेंगे, मुर्मू जी को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, कोविंद को हमने प्रेसिडेंट बनाया। हाँ भाई बनाए, कई के लिए बनाए? हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए, हमारा जल रोकने के लिए बनाए, हमारी जमीन खींचने के लिए कर रहे। आज अदानी अंबानी जैसे लोग यहाँ आकर कब्जा कर रहे हैं, लाखों झाड़े तोड़ रहे हैं, कट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है। हर चीज आज कम होते होते हमारे आदिवासी भाई और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को उनकी जिंदगी को तबाह करने का काम मोदी कर रहे हैं। और शाह क्यों आ रहे बार बार? क्या तुम्हारा घर है क्या तुम्हारा ससुराल है यहाँ? क्या है बार बार यहाँ आना? और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो ऐसे हैं, बैठो बोले तो बैठते, उठो बोले तो उठते। जो शाह बोलता है और जो हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं उठो, उठ जाता है, बैठो, बैठ जाता है। ये इसीलिए उनको बनाए। बाप बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन क्या करना, कभी नहीं सुखे, खुर्ची मिली है, छोड़ना भी नहीं चाहता।
कितना भी अपमान हो वो सहन लेता है, लेकिन तुम सहन लेंगे ये तो अपमान छत्तीसगढ़ वालों का है। एक हमारा मुख्यमंत्री ऐसा झुक झुक के सलाम करता है, ऐसा झुक झुक के उनके सामने घुटने टेक देता है, तो ये छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ा एक धोखा है, बहुत बड़ा अपमान है। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही विनती करूंगा, यहाँ उद्योगपति बहुत आ रहे हैं, कोयला और माइनिंग इन चीजों को लूटने के लिए, आपकी हालात देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। यहाँ जो आ रहा है ये सब माइनिंग में कुछ मिलता है क्या खोद खोद लेके जा रहे हैं, और उन्हीं को मोदी जी और शाह जी सपोर्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे मित्रों ने जो कहा कि शाह बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे आपकी हालत पूछने के लिए नहीं, बार बार इसलिए आ रहे कि यहाँ के झाड़ तोड़ने के लिए, बार बार है कोयला कहाँ है, स्टील कहाँ है, आयरन ओर कहाँ है, और कुछ मिलता है, वो सब देखने के लिए वो आ रहे हैं। वो आपके पास किसी और चीज के लिए नहीं आ रहा। तो आप मजबूती के साथ ठहरना होगा। हमारे लोग तो बहुत कोशिश करें, जब हमारी सरकार थी कुछ भी देना नहीं, सब उसको सुरक्षित रखना, ये तो हमारी सरकार की सभी मिलके किया। हमारे बघेल साहब ने किया, सिंहदेव जी ने किया, हमारे स्पीकर, हमारे अपोजिशन लीडर है अभी, उन्होंने किया, सबने किया। मैं एक का नाम नहीं बोल, सभी लोग मजबूत के साथ ठहर के हमारा इस भाग का संपत्ति को उन्होंने सुरक्षित रखा। भाइयों, ये अपने बीजेपी के लोग बहुत वायदे करते हैं, और जो बघेल जी ने या हमारी कांग्रेस सरकार ने जो काम किया, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और हर वर्ग के लिए काम किया था। धान का एमएसपी बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? आपको भी याद है नहीं, यहाँ बैठे से लोगों को। तो कर्ज माफी भी की ना, नहीं की? हमारी गवर्नमेंट कर्ज माफी भी की, आदिवासियों को हक दिया, स्वामी आत्मानंद स्कूल और हाट बाजार क्लिनिक शुरू किया, और महिलाओं, नौजवानों से लेकर लोक संस्कृति और त्योहार तक का हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। इन्हों क्या कर रहे हैं? इन्हों आके हमने जो किया उसको बंद करने का काम है, और बंद करके लोगों को डराते फिरने का। भाइयों, बीजेपी सरकार बनते ही अपने वायदों को तो भूल गई, और क्या कर रही है आज? हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, किसानों को धोखा दिया, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलते हैं। मैं पहले से बोलता हूं, मैं यहाँ 3 बार 4 बार आया, भाई ये मोदी झूठा है। वो कैसे फिर पार्लियामेंट में आए मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे असेंबली में जीते वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना धोखा देते। 15 लाख दूंगा, कहाँ है भाई तुम्हारे 15 लाख? 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कहाँ है तुम्हारे 2 करोड़ नौकरियां? एमएसपी डबल करूंगा, कहाँ है तुम्हारा डबल? अरे इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते,
ये उसी लिए मैं हमेशा बोलता हूं ये झूठों के सरदार है। भाइयों, ये सब आज बीजेपी कर रही है और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। किसी ने अभी बात निकाली डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार, केंद्र की सरकार है, एक है छत्तीसगढ़ की सरकार। डबल इंजन क्या होता है? डबल इंजन बोले तो एक ही ट्रेन को दो इंजन लगाकर डबल इंजन होता है। ये तो दिल्ली की सरकार अलग है, यहाँ की सरकार अलग है। ये हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर अलग है और जो चीफ मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री के सामने झुक झुक के बात करता है और जो हमारे शाह जी के सामने झुक के बात करके करता है, वो डबल इंजन कैसा है? एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। कैसी चलती गाड़ी? ये नहीं चलती, ये सिर्फ गुलामी ही चलती है। जो गुलामगिरी करते हैं वही लोग ये सब कर रहे हैं। ऐसे लोग गुलामों को लेके आप कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर जो बोलते थे, हमारी सरकार यहाँ जो कहती थी वो करके दिखाई है। हिम्मत आपके पास? सब दिल्ली में पूछ के आते बोलते हैं। और कभी उन्होंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। और यहां तक कि जबकि कांग्रेस सरकार थी, 17 जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाई थी, भाजपा ने बंद कर दिया। क्या किया? जो कल्याणकारी काम बंद हो गए, आपको याद नहीं है ना? तो बंद हो गए। फिर भी लोग मोदी मोदी बोलते हैं। अरे बाबा, जो हम दिए वो छीन लेके गए हैं, चोरी किए, वो तो वापस दो। वो भी नहीं। देखिए जैसा क्या बंद किया बीजेपी ने, गौठान योजना, गोबर खरीदी, भूमिहीन कृषि मजदूरों को, महिलाओं की योजना, ये सारे चीज बंद हो गए ना? हो गए या नहीं? फिर पूछो उनको, जब शाह आते ना, साहब आपका चीफ मिनिस्टर तो सारा बंद कर दिया और आप टूर मार रहे हैं, आके कई के लिए मार रहे हैं। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क वो भी बंद कर दिया। युवाओं को, महिलाओं को रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। नौजवानों को 2500 रुपए महीना भत्ता बंद कर दिया। भूमिहीन खेती मजदूरों को सालाना 7000 रुपए देने का बंद कर दिया। सवाल ये है कि भाजपा के लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके लिए 25-26 में इनको 37,000 कर्जा इन्होंने बाहर से पैसे लाए। अरे काम तो कुछ नहीं कर रहे, ये सब योजनाएं बंद हो रही है। ये गारंटी जो हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार दी थी वो तो बंद कर दिए। 37,000 कर्जा क्यों लाए? कई के लिए लाए? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। पेपर में आप देखिए, कहीं भी उनका फोटो रहेगा, नरेंद्र मोदी का फोटो रहेगा, कभी कभी शाह का फोटो भी रहेगा। और शाह तो अब कोऑपरेटिव फेडरल यूनिवर्सिटी कुछ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। किनके लिए?
गरीबों के लिए नहीं है, वो सिर्फ अमीरों के लिए ही बनाकर एक एक को अध्यक्ष बनाने का उनका काम है। लेकिन मैं जब कोऑपरेशन मिनिस्टर था कर्नाटक में, उस वक्त मैंने क्या किया, गरीब लोग मेंबर नहीं बन सकते, तो मैंने सरकार का पैसा देकर उनको मेंबर बना के फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको डायरेक्टर बनाया। करो, आपकी हिम्मत है तो आप गरीबों का जो पैसा है उनको दो, उनके नाम से फंड डालो, उनको डायरेक्टर बनाओ, उनको अध्यक्ष बनाओ, बैंक में उनको सहूलत मिले, ऐसा करो। वो सब छोड़ के चंद लोगों के हाथ में कोऑपरेटिव बैंक रहना और सभी उनके हाथ में रहना, इसीलिए आज एक उन्होंने कोऑपरेशन जो ये है डिपार्टमेंट भी लिया। एक तो होम डिपार्टमेंट, दूसरा ईडी डिपार्टमेंट, तीसरा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कोई होम मिनिस्टर आज तक इतने पोर्टफोलियो लेकर लोगों को सताने का, लोगों को एक डर बिठाने का काम नहीं किया, इन्होंने किया। और एक बात मैं आप याद दोहराना चाहता हूं, जो हमारे नेतागण यहाँ पर बोले, उन्होंने कहा आज डीपी नहीं मिल रहा, डीपी, और उसी तरह से खाद नहीं मिल रहा। सब चीजें जो कांग्रेस में मिलती थी वो अब बंद हो गए। किसानों के लिए जो चीजें मिलती थी वो बंद हो गए। कहाँ गया पैसा, कहाँ गया गोबर, कहाँ गया ये अपना यूरिया, ये सब कहाँ है? ये सब बंद कर दिए, क्योंकि गरीबों को सताने के लिए आप लोगों के पीछे ये सरकार है। भाइयों, मैं सुना आते वक्त हमारे अध्यक्ष ने बोला, कांग्रेस अध्यक्ष क्या कहे कि बोले सब कुछ बंद किया लेकिन 67 शराब की नई दुकानें उन्होंने खोली, बाकी सब बंद किया, लेकिन 67 शराब की दुकानें खोली। उसमें नकली शराब और अपने को जो चाहते हैं, अपने पार्टी के जो सपोर्टर है, उनको ये दुकानें दिलाकर नकली शराब बेचने का काम सरकार कर रही है। सरकार इसलिए होती है गरीबों का दुख और दर्द सुनने के लिए, लेकिन तुम तो शराब बेचने का काम शुरू करें। हम तो फूड सिक्योरिटी एक्ट सोनिया गांधी जी ने गरीबों का पेट भरने के लिए दुकान खोल दिए, तो इन्होंने हमारा पूरा गरीबों का स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए शराब के दुकानें खोल दी। तो इसलिए भाइयों, आपको ये सोचना होगा कि ऐसी सरकार यहाँ पर रही तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैं जो कुछ हमारी सरकार ने की थी उसकी बात तो हमने की, और आपको ये भी बताया कि हमारे जो जंगल काट कर सब बाहर वालों को दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी मैंने ये किया। और दूसरा, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हमारे कांग्रेस की सरकार जब थी, हमारे लोग सब मंत्री थे, तो उन्होंने तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मार्केट बनाकर एमएसपी देकर खरीदने का काम हमारे लोगों ने किया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? एक तो उसको बंद करने का काम किया, दूसरा गरीबों को भी तंग करने का काम आपने किया, और दूसरी चीज
छत्तीसगढ़ सरकार हमारी जब थी तब एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देने का काम और बिल पास किया, लेकिन आज तक उस बिल का पता नहीं। आज तक ओबीसी और बाकी के लोगों को जो रिजर्वेशन देना था वो भी नहीं कर रहे। ये है जो आदिवासी के भलाई करने वाले लोग, बैकवर्ड्स की भलाई करने वाले लोग बार बार वही बात कहते हैं और हमारे लोगों को आज इससे वंचित किए हैं। इससे भी आपको जागृत होना चाहिए। मोदी जी ने कहा मेरी सरकार आने के बाद 500 रुपए में सिलेंडर दिलाऊंगा। क्या दिए? अरे हमारे जमाने 550 था तो तुमने 950 पर ले जाकर फिर वो कम करे जैसा करके आज दिखा रहे हो। तो ये मोदी साहब, ये चाल बहुत दिन तक नहीं चलेगी और आपको ये नाटक बंद करना चाहिए, ये ड्रामा बंद करना चाहिए। नहीं तो लोग एक दिन उठेंगे और सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। ये मैं कहता हूं, मैं ही नहीं, अरे हमारे जमाने में तो 1 रुपए भी अगर गैस का बढ़ता, 1 रुपए भी अगर पेट्रोल का बढ़ता, 1 रुपए भी अगर डीजल का बढ़ता तो लोग रास्ते पे आते थे। कहाँ है वो लोग जो हमारे जमाने में रास्ते पे आते थे? अब कहाँ है? क्यों नहीं आ रहे? कि ये पहले भी करवाते थे बीजेपी के लोग और आज नहीं करवाने में भी उन्हीं के लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके गवर्नमेंट को किस ढंग से हिफाजत करे। तो भाइयों, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं, पहले हमारी गवर्नमेंट 100 दिन होने के बाद रेगुलर करने का वायदा की थी, लेकिन इन्होंने वो भी छोड़ दिया। उन गरीबों के लिए भी वो काम बंद कर दिया। दूसरी और एक चीज मैं आपके सामने कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। जो 11 सालों में इन्होंने जो काम ठीक ढंग से करना था उन्होंने नहीं किया और आज सिर्फ हर जगह जाओ मोदी जी अपनी बात ही कहते हैं। मोदी जी हमको पहलगांव का इंसिडेंट होने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के बाद हम लोग, मैं, राहुल जी और पूरे पार्टी के लोग चले गए, लेकिन मोदी जी 2 बार अपोजिशन पार्टी की मीटिंग बुलाने के बावजूद भी उस मीटिंग में उन्होंने नहीं आया। यह शर्मनाक बात है, देश के लोगों की बेइज्जती है। अरे हमारे लोग, अपोजिशन के लोग वो भी चुन के आते हैं, लाखों लोग वोट देकर चुन के आते हैं। जब उनको वहां पर बुलाने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर नहीं रहता, अपनी बात अगर नहीं सुनता, तो आप क्या बोलेंगे? उसको शर्म आना चाहिए। अरे यहां मणिपुर चल रहा है, बैठो भाई, जिंदाबाद बाद में बोलो। यहां पर मणिपुर चल रहा है, नहीं चल रहा है? आप सुनते हैं ना रेडियो, टीवी में देखते हो ना? क्या टीवी नहीं दिखाती क्या? पेपर में देखते हो ना? अरे मणिपुर चल रहा है, रेप हो रहे हैं, लोग कटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कार, घर
सब जल रहे हैं। लेकिन मोदी साहब एक बार भी मणिपुर नहीं गए। वो देश में 8 देश में फिर रहे हैं। अरे बाबा, तुम 42 देशों में घूमे, अब 8 देशों में फिर घूम रहे हो, 50 देश घूम रहे हो, क्या एक मणिपुर में एक दिन के लिए नहीं जा सकते? जिस जगह हमारे राहुल गांधी जी ने 2 बार जाके आया, पाद यात्रा वहां से शुरू किया, फिर उसके बाद भी गया। जब राहुल गांधी जा सकते हो, तुम्हारे पास तो इतनी पुलिस की फौज है, इतने बड़े बड़े विमान है, इतने हेलीकॉप्टर है, तुम क्यों नहीं गए? मैं पूछता हूं। और हम कुछ बोले तो चंद लोगों को मिर्ची लगती है। भाई, तुम्हारे देश में तुम्हारे लोग मर रहे, वहां एकता लाओ। इधर तो वो ट्रंप ने बोला मैंने सुलझाया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की झगड़ा चली थी, मैंने सुलझाया, उसने बोला। एक बार नहीं, 16 बार बोला। कितने बार? 16 बार बोला। अरे ये तुम्हारे मुंह से कभी आया? ये सब झूठ है। हम आपस में तय कर लिए, मैं खुद उसको मान लिया। 16 बार बोलने के बाद सब लोग, हमारे देश के लोग गालियां देने के बाद तब कुछ बोले, नहीं नहीं हम ही करें। अरे जोर आवाज में बोलो ना, मैं कर ले, हम ही कर लिए, कोई इसमें नहीं है। तो 15 दिन 14 दिन के बाद 16 बार उन्होंने बोलने के बाद तब आहिस्ता बोलते, कोई नहीं करवाया समझौता, हम ही कर लिए। बाकी वो तो ऐसा बोलते, बड़ा भाषण देते, भाइयों और बहनों, जब तक ये मोदी है सब सुरक्षित। कहाँ है भाई मोदी? कहाँ है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। अरे पकड़ लेके तो आओ उनको कोई। तो जो आदमी समस्या से भागता है, सुलझाने के बजाय भागता है, उनको पूछना चाहिए। हम पूछेंगे 21 तारीख को, आगे भी पूछेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आया है और सबको डराने का काम कर रहे हैं। भाइयों, चलने दो। और दूसरी, अब इधर इधर और एक बात निकली। और एक बात कौन सी निकली? वो क्या, उनका आरएसएस का एक है ना, कोई आदमी एक बोला, ये बोला संविधान से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड ये निकालना है। क्या बोले? सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म वर्ड पहले नहीं था, हम निकालेंगे। ठीक है भाई, निकालने वाले मेरे बहादुर दोस्तों, तुम्हारी ये जो संविधान का नियम है तुम्हारे पार्टी का, जरा अच्छा दिखाता हूं। ये बीजेपी पार्टी का संविधान है, 1980 में बना हुआ है। इसमें क्या लिखा है उन्होंने? अपने पार्टी के धारा 2 उद्देश्य इनका क्या उद्देश्य है, उतना ही पढ़ता हूं मैं। पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगी तथा भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को कायम रखेंगे। समाजवाद भी यहाँ आया है, सेक्युलरिज्म भी आया है। ये क्या मेरे बाप ने लिखा है क्या? कौन लिखा है? अरे 1980 में तुमने जब पार्टी स्थापना की, उसमें यह लिखा है, और हमको बोलते हो निकालो। अगर हिम्मत है तो निकाल के देखो,
पूरा देश खड़े होगा हमारे तरफ। तो ऐसे जो लोग हैं, अरे एजुकेशन खराब कर रहे हो, एजुकेशन खराब कर रहे हो, लोगों को दिशा भूल कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे संविधान में रखकर, हमारे संविधान में जो है गरीबों के लिए हर क्लॉज में वो है, उसको निकालने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। पहले तो तुम्हारा देखो ना, क्यों तुमने लिखा। तो इसलिए भाइयों, मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप बारिश में बैठे, ठंडी में बैठे, इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये तो सरकार, मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा। 75 लाख वोट बढ़ाए, कैसा बढ़ता है। आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। इसलिए आप मजबूती से रहो, एक रहो, और क्योंकि आपके सामने देश है, देश सबसे बड़ा है, और देश है तो हम लोग सुरक्षित हैं। अगर देश सुरक्षित नहीं, हम कोई सुरक्षित नहीं। संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो संविधान को बचाना, देश को एक रखना, सभी समाज को एक रखना, ये हमारा काम है। यही हमको महात्मा गांधी जी ने सिखाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखाया, इंदिरा गांधी जी ने सिखाया, और एकता के लिए जान देने वाले राजीव गांधी भी यही बात बोल के। इसलिए मैं और बातें न बोलते हुए इतने बातें आपको कहूंगा, कहकर मेरे 2 शब्द को समाप्त करूंगा। लेकिन मैं 1-2 स्लोगन बोलूंगा, आप भी उसको बोलो। छत्तीसगढ़िया, 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आपको सभी को धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत उद्बोधन के बाद, उनको धन्यवाद देने के बाद, हमारी एक परंपरा है सम्मान की, उसके लिए मैं भाई सुबोध हरितवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि मोमेंटो भेंट करने के लिए वो मोमेंटो प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे। भाई सुबोध हरितवाल। हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति है कि हमारे अतिथियों का पूरे सम्मान के साथ सम्मान किया जाता है। आज हमारे बीच में आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सम्मान करने के लिए, उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक भेंट करने के लिए मैं चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी उन्हें मोमेंटो भेंट करें, जो छत्तीसगढ़ की कलाकृति, बस्तर की कलाकृति को प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही हमारे संगठन महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा उन्हें भी माननीय दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक, हमारी संस्कृति का प्रतीक आदर सम्मान के साथ प्रस्तुत करें। और साथ ही हम सब के प्रभारी, हमारे बहुत ही प्रिय छत्तीसगढ़ के एआईसीसी के महासचिव, छत्तीसगढ़ प्रभारी और देश के युवाओं के, देश के हर एक जन जन के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी भी हमारे बीच में। मैं चाहूंगा उनको भी प्रतीक चिन्ह भेंट कर आदरणीय दीपक बैज जी सम्मानित करें। मैं हमारे बस्तर के बहुत ही जाबाज साथी हजारों की संख्या में आए हैं, माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष
दीपक बैज जी के नेतृत्व में आज बरसते पानी के बीच ये जो हजारों हमारे कांग्रेस के बब्बर शेरों का उत्साह